नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप कुछ बड़े परेशान नजर आते हैं, सारे के सारे मंत्री परेशान हैं। परेशान? गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है, नेता ऊपर से लेकर नीचे तक मोदी 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 मोदी। क्या कारण है, क्यों डरते हो उससे आप लोग? मुझे लगता है कि ये जो परेशानी है ये मीडिया को ज्यादा है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, ना हमको हैरानी है ना परेशानी है, तो मनोरंजन है और उस मनोरंजन की लीला में हम लोग शामिल रहते हैं। तब लगता है मोदी लीला हो रही है आजकल। ऐसा है कि मीडिया कर रहा है, लोग नहीं कर रहे। नहीं, अगर आप नहीं बोल रहे हम कहां से दिखा देंगे? अरे ऐसा है कि हम बोलते भी तो भी आप लोग नहीं दिखाते। नहीं, आप, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आपके नेता वाइस प्रेसिडेंट मोदी, इनडायरेक्टली मोदी की बात करते हैं, मोदी राहुल की बात करते हैं। तो ये मेरे को लगता नहीं कि इस देश के अंदर कोई और समस्याएं आपके लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए है क्या? मुझे लगता है कि इस देश का जो मीडिया है उसको जो बुनियादी मुद्दे हैं, अगर उसके ऊपर वो संवाद करें तो जो राजनेता हैं वो भी इसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि आज परिप्रेक्ष्य बदल गया है प्रभु जी। आजकल राजनेताओं का भी जो मार्गदर्शन है वो मीडिया देता है। तिवारी जी, सवाल ये है कि पटेल की बात ली, जिस सरदार पटेल के ऊपर कांग्रेस ऐसे रिएक्ट कर लिया जैसे मोदी को लूट के लेके आया उनका घर। भाई सरदार पटेल गुजरात के हैं, अगर वो क्लेम करते हैं तो हिंदुस्तानी थे ना। गुजरात के पटेल जो थे वो कांग्रेस ही थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी थे, उसमें कोई और पार्टियां होती नहीं थी, इसलिए वो कांग्रेस में थे। तो उसके ऊपर चिल्लाने की क्या जरूरत है आपको? कहो जी हमारा उनका भी है, सारे देश का सरदार पटेल। सरदार पटेल सिर्फ गुजरात के नहीं थे, सारे देश के थे, पूरे मुल्क के थे। और जब आप सरदार पटेल की विरासत की बात करते हैं तो उनकी विरासत क्या थी? उनकी विरासत थी धर्मनिरपेक्षता, उनकी विरासत थी विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष, उनकी विरासत थी सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष। और यहाँ तक कि 9/11/1948 को, और वो एक दूसरी तरह का भारत के लिए 9/11 था, सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी गुरु गोलवलकर जी को। पढ़ी मैंने चिट्ठी। आपने चिट्ठी पढ़ी है कि भाई जो आरएसएस ने विष घोला है सांप्रदायिकता का, उसका खामियाजा देश को यह भुगतना पड़ा कि महात्मा गांधी जी की तक हत्या हो गई। तो अगर हिंदू महासभा रिस्पॉन्सिबल है, उसी लेटर में लिखा आरएसएस को, उन्होंने कहा कि आपने विष फैलाया, पर हिंदू महासभा के लोग। आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर अगर जो भाजपा के नए श्रृंगारे हुए महानुभाव हैं वो सरदार पटेल की विरासत में विश्वास रखते हैं, तो क्या वो देश को बताने का कष्ट करेंगे कि सरदार पटेल की जो प्रतिक्रिया है आरएसएस के बारे में, क्योंकि वो भी स्वयंसेवक हैं, उसकी वो पुष्टि करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं? तो आप सवाल ये पूछे, सवाल सरदार पटेल की कोई अच्छी बातें भी तो विश्वास करते, तो आपकी परेशानी क्या है? अगर सरदार पटेल कांग्रेस के थे वर्कर, उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला, अगर वो उसकी पूजा फिर भी करें तो आपको क्या परेशानी है? ऐसा है, इंदिरा गांधी को दुर्गा कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसका मतलब सुना कि इंदिरा भक्त हो गए थे वो। प्रभु जी, आप जो विरासत है, आप विरासत को हिस्सों में बांटकर और जो आपको पसंद आए उसको अपनाना चाहें तो इस तरह की सियासत नहीं चलेगी। अगर आप सरदार पटेल की विरासत, एक विरासत ये थी कि वो देश का बंटवारा भी नहीं चाहते थे सरदार पटेल, एक ये भी विरासत है उनकी। एक विरासत जम्मू और कश्मीर के बारे में उनका ओपिनियन अलग से था, ये भी विरासत है। एक विरासत ये भी थी कि उसके ऊपर क्या कहना है आपका? मैं बता रहा हूं कि वो एक विरासत ये भी थी, बड़े नेता थे, नेहरू से मतभेद था, उनके रिकॉर्ड पे है ये। जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और भारत के बंटवारे का अनुमोदन हुआ, उसमें सरदार पटेल भी शामिल थे। मैं यही बात कह रहा हूं कि विरासत को आप सिलेक्टिवली नहीं देख सकते। सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दोनों लोग सर विरासत सिलेक्टिवली नहीं देख रहे। मैंने आपको मोदी को आज सरदार पटेल में अच्छाई दिखाई दी, आपको उनमें कुछ आज पहली बारी थोड़ी हुआ है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। सरदार पटेल को मानते रहे वो, अडवाणी ने शुरू किया सरदार पटेल। आपके जो विरासत है उसको हथियाने की कोशिश है, जिनका खुद का इतिहास नहीं होता फिर वो दूसरों के इतिहास को हथियाने की कोशिश करते हैं। नेहरू की विरासत की बात बार-बार करते हैं आप। हम सरदार पटेल के नाम तो अभी याद आया ना, पहले कभी आते नहीं था। विरासत की भी बात करते हैं। आप अपने भाषण उठा लीजिए कांग्रेस नेताओं के विरासत, हम तो इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, इनकी विरासत की बात करते हैं, नेहरू की बात उसके अलावा कोई बात नहीं करते। प्रभु जी, विरासत किस तरह से आने वाली पीढ़ी को दी जाती है? विरासत तालीम के द्वारा आने वाली पीढ़ी को दी जाती है। और अगर आप कोई भी किताब उठा के देखिए इतिहास की, जितनी इंपॉर्टेंस पंडित नेहरू को दी गई है, अंबेडकर जी को दी गई है, या आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद को दी गई है, उतनी सरदार पटेल जी को दी गई है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी या इस देश की सरकार सरदार पटेल जी की इज्जत नहीं करती, हास्यास्पद है। जैसे लोग कहते हैं पटेल की अगर विरासत में आप विश्वास करते होते
जितने इंस्टीट्यूट, जितने एयरपोर्ट, जितने गली मोहल्ले, जितने सब चीजें आपने नेहरू परिवार के नाम से रखे हैं, सरदार पटेल के नाम से गिना दीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, 4 गिना दीजिए मेरे को। ऐसा है कि सरदार पटेल साहब के नाम से भी अनेकों ऐसे केंद्रीय 4 बता दीजिए, अनेकों ऐसे संस्थाएं हैं। अगर सारी गुजरात में है, सारी गुजरात में, सारी गुजरात में नहीं है, गुजरात से बाहर भी है, ये 4 होंगे। और सरदार पटेल विद्यालय तो दिल्ली में भी है। सरदार पटेल विद्यालय वो भी गुजराती चलाते हैं, वो दूसरी बात है, पर है तो दिल्ली में। दिल्ली में है। आपने कहा 4 गिना दीजिए, आनंद से शुरू होके दिल्ली तक, और आप भारत के किसी आपको राजीव गांधी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट गिनाना शुरू करूंगा। जहां तक विरासत की बात है, विरासत परंपराओं से अगली पीढ़ी को दी जाती है, और जिन परंपराओं पर सरदार पटेल खरे उतरते थे, और वो जो कांग्रेस की परंपराएं थी, इस देश का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो भारत की कल्पना थी, उसकी परंपरा थी, वो आने वाली पीढ़ी को विरासत में कांग्रेस पार्टी और इस सरकार ने दी है। आप मानते हैं ना, सरदार पटेल को जितनी इंपॉर्टेंस कांग्रेस को देनी चाहिए उतनी दी नहीं। अब लगा कि उनको, क्योंकि मोदी साहब ने उठा लिया झंडा, तो आपको लगता है हमारे सरदार पटेल हैं, आज तक नहीं थे। देखिए, आपके 1947 से लेकर आज तक आजादी के आंदोलन का हर जो शीर्ष नेता रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी ने बराबर की प्राथमिकता दी। पर एक बात बताओ, सरदार पटेल के ऊपर इतना झगड़ा क्यों? सरदार पटेल के ऊपर, अगर वो मोदी कहते हैं तो आप मान लेना चाहिए। सरदार पटेल के ऊपर झगड़ा प्रभु जी शुरू किसने किया? आपके गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात के एक अखबार को बयान दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सरदार पटेल जी की अंत्येष्टि में मौजूद नहीं थे। आप सियासत को अंत्येष्टि तक अखबार ने माफी मांग ली, उस अखबार ने लिख दिया कि हमने नीति गलत छापा था। अगर इतना आतंक अखबार वालों पे हो, तो जो आने वाला समय है उसके बारे में आपको भी बहुत सोचना चाहिए। मैंने बड़ा फेस किया हुआ है अखबार वालों, तो इसलिए चलता नहीं है, इसलिए चलता नहीं है अखबार वाले के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सियासत को लकड़ों तक ले गए, आपके अंत्येष्टि तक ले गए, ये आपकी सोच है। शायद क्या कहते हैं, आपके दिमाग में गुजरात के नरसंहार की जो अंत्येष्टियां हैं, उनकी आग कहीं अभी भी जल रही होगी कि हर चीज को आप अंत्येष्टि तक ले जाते हैं। आप देखिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे आदमी की इतनी संकीर्ण सोच हो सकती है कि ये कह देना कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री की अंत्येष्टि में मौजूद नहीं थे। नहीं सवाल जी, तो अब मैं तो कहते हैं अखबारों ने माफी मांग दी, था मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं? हो सकता है, मैं जो कह रहा हूं कि वही है ना, जब आप कह रहे कि गलत बयान दिया, मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए गलत बयान दिया, आपके यहाँ से भी अटैक होता है, गलत बयानी में होती है, एकदम पर्सनल अटैक हो जाते हैं। अब राहुल गांधी के बारे में बात करें, आप पिछले जितने भी भाषण सुनो तो हर बार वो हिस्ट्री की बात करते हैं, फ्यूचर की बात ही नहीं करते। तो आपके जो गुजरात के मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं? इतिहास की तो बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने बोल रहे हैं, और उसमें से भी जो गलत तथ्य हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो आप भी उसी की भाषा में बोल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कर रहा हूं मोदी ठीक कर रहे हैं। आपने श्री राहुल गांधी जी का बुंदेलखंड का भाषण सुना? बुंदेलखंड के बारे में जो आज से 2 साल पहले बोला था राहुल गांधी का, वो भी याद है मेरे को। आपने पैकेज भी दिया या नहीं दिया, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और उससे सरकार के खिलाफ तो बोलते नहीं आप। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी से खास प्यार है आपका। देखिए, ऐसा है कि कल आपके अगर आप राहुल गांधी जी का भाषण सुनाएंगे, तो उन्होंने आपने राज्य सरकार की रचनात्मक आलोचना की, और जहां तक पैकेज का सवाल है, पैकेज देना केंद्र सरकार का फर्ज है, उसको क्रियान्वित करना तो राज्य सरकार का फर्ज बनता है। तो अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो हमने उनको कसौटी पे कसा। अब मुजफ्फरनगर पे आपने कोई उनके खिलाफ बयान नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया? आप गए वहां पर, आपने कोई नहीं कहा, आपने वही कहा कि आपके जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक ही मुजफ्फरनगर के बाद बुलाई गई थी। और मैं आपको एक बात और कहूं, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है, अगर आप पिछले 9 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उठा के देखिए, इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखने के लिए जितनी यूपीए ने कोशिश की है, और जिस तरह का सौहार्दपूर्ण माहौल दिया है, शायद पहले कभी नहीं हुआ है। बीजेपी ने रिसर्च बुकलेट इश्यू किया, दिखाया कि कांग्रेस सरकार में कितने दंगे हुए, बीजेपी में सरकारों में कितने दंगे हुए, सब मिला करके आपके यहाँ दंगे अदा हुए, आपने उसको डिनाई नहीं किया। फर्क ये है कि एक सांप्रदायिक दंगा होता है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 कम्युनिटीज के बीच झगड़ा हो जाता है, और दूसरा, सरकार अपने आप अगर खुद कथाकथित नरसंहार कराए, उन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट केस कर चल रहा है, वो तो पूरा हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूं। तो इसलिए वो बीजेपी वाले आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे 1984 के अंदर सिखों को मार दिया, आज तक नरसंहार के, उसमें कोई भी हिंदू नहीं मरा था। देखिए 1984 के अंदर, चाहे 1984 था और चाहे 2002 था,
मैं निरंतर निरंतर और लगातार ये कहता आ रहा हूं कि हर सांप्रदायिक दंगा इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ा काला निशान है, प्रदेश के माथे के ऊपर कलंक है। पर गुजरात की बात हम इसलिए, या गुजरात नरसंहार की बात हम इसलिए दोबारा उठाते हैं, आप भी वहां गए थे, आपने देखा होगा कि किस तरह से अगर राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाती, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद राजधर्म की याद गुजरात के मुख्यमंत्री को करवाई थी। 2 महीने दंगा कैसे चलता रहता? गुजरात का दंगा 2 महीने तक चलता रहा। मनीष जी, मैं 1984 के दंगों में भी यही था और 2002 के दंगों में देखा। 1984 के दंगे मेरे सामने, मैंने कई सिख भाइयों को बचाया है, तो मैं जानता हूं क्या हुआ उस वक्त। 2002 में मैं वहां नहीं था, स्पॉटे बाद में गया, परंतु दंगों की वजह जो है, उसको दंगों को आप एक तरह से राजनीतिक बाण बना लें एक दूसरे का अक्षर, ये भी देश के हित में नहीं है, जो तो मानेंगे। और मैं पूछूंगा ये बात एक छोटे ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मनीष तिवारी से। राहुल गांधी या तो कहते हैं कि मैं अपने बारे में बात करते हैं, मम्मी के बारे में बात करते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं, या फिर अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर। मोदी उसका रिटॉर्ट करते हैं। ये मोदी वर्सेस राहुल जो है, ये राजनीतिक डेमोक्रेसी के लिए ठीक तो नहीं है। देखिए, ये तो 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, और अब जो मामला है वो सांप्रदायिकता से भी आगे बढ़ गया है, एक फासिसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। आज जो इस देश में सियासत हो रही है, कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाम बाकी राजनीतिक दल नहीं हो रही प्रभु जी, कांग्रेस बनाम आरएसएस बनाम बाकी राजनीतिक दल हो रही है। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बौना कर दिया। 1948 से आरएसएस के खिलाफ आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस वाले और बाकी सेकुलर पार्टी करते हैं। एक बार सेटल हो गया कि आरएसएस से एक प्रचारक जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद चाहे उसको आप कहेंगे कि वो सेकुलर है, लिबरल है, अल्टीमेटली तो बैकग्राउंड तो वही थी कि आरएसएस के प्रचारक थे अटल जी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी ज्यादा है। पर अगर मैं आपको सरदार पटेल जी पर वापस ले जाऊं कि आरएसएस के ऊपर जब प्रतिबंध हटाया गया, वो प्रतिबंध हटाने का कारण ये था क्योंकि आरएसएस ने सरदार पटेल से वायदा किया था कि वो एक सांस्कृतिक संगठन रहेंगे और राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जैसे आप कह रहे हैं, वो वायदा तोड़ा। तो इसलिए इससे बेहतर कि वो अपने किसी मुखौटे को आगे रखते हैं, आरएसएस एक राजनीतिक दल बनके क्यों नहीं मैदान में आ जाता? आपके नेता राहुल गांधी गरीबी क्यों मार्केट करते हैं कि गरीबी के लिए हम काम कर रहे हैं? भाई 60 साल आप राज्य में रहे, 67 में से निकल के 7 साल दूसरी पार्टी रही, 6 साल बाकी तो आपसे सपोर्टेड पार्टियां थी सारी की सारी, या आप बाहर रहे। वैसे 60 साल में अगर आप गरीबी, वैसे कांग्रेस पार्टी गरीबी मार्केट नहीं करती, पर अगर मैं उदाहरण के तौर पे, गांधी ने नारा लगाता गरीबी हटाओ, तब से आप गरीबी का अगर आर्गुमेंट के लिए मैं आपकी बात मान ही लो, तो गरीबी मार्केट करना क्या सांप्रदायिकता और आपके जो बिल्कुल आतंकवाद है उससे मार्केट करना? सांप्रदायिक जब आप इश्यू की बात है, सांप्रदायिक बात है, चाहे मुलायम आपको सेकुलर लगते हैं, चाहे उनके देश, उनके प्रदेश के अंदर कम्युनल दंगे हो रहे हो, चाहे मोदी के ऊपर हमला हो तो आप नीतीश को सपोर्ट करते हैं या उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। आपने एक स्टेटमेंट नहीं दी कि कमजोरी हुई वहां एपरेटस में, सिक्योरिटी में, आप चुप है। देखिए पहली बात ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये अगर किसी कांग्रेस में कांग्रेस की मीटिंग होती, अगर ये होता तो आप आसमान फाड़ देते। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की सरकार की अनगेली की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से आपका पूरा कांग्रेस का आपकी पूरा साफ हो गया। बिहार में लैस हुआ कि नहीं हुआ? मैं सीधा आपको जवाब दे रहा हूं कि एनआईए का जो जांच खत्म होने दीजिए, इसका पता लग जाएगा। मुजफ्फरनगर में जो वो भी लैस नहीं है सरकार का। मुजफ्फरनगर में, गुजरात में जो हुआ सरकार जिम्मेवार है, मुजफ्फरनगर में लोग मार दिए गए। मुजफ्फरनगर में सबसे पहला बयान उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कि मुजफ्फरनगर के दंगों को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, कांग्रेस की तरफ से आया। सरकार का फेलियर था ना यूपी गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश की सरकार को और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। जो जिस तरह की भाषा अग्रेशन आया है, ये कि आप लोग राहुल गांधी से प्रेरणा लेके कर रहे हैं, उनमें अग्रेशन है, हमें को भी कंपटीशन करना है। ऐसा है कि अग्रेशन तो जो मीडिया में स्ट्रक्चरल फैलेसीज हैं पिछले 20 साल की, उसके कारण है भारत के संवाद में। नहीं, आप ये, हमें ये लगता है कि राहुल गांधी ने फुल चार्ज ले लिया। ऐसा है गांधी जी पीछे हट गई। आप अगर जो मीडिया के स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको ठीक कर लीजिए
और जो बुनियादी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस देश के, उसके ऊपर बहस शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा ये अग्रेशन खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी फुली इंचार्ज हैं कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार प्रसार है उसमें अग्रसर होकर भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के पास त्रिमूर्ति है, आपके प्रधानमंत्री है, यूपीए की अध्यक्षा हैं, एक नया रथ संचार, पिछले 2 महीने के अंदर राहुल गांधी ने 12 मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने 2 की, सोनिया गांधी ने 1 की। आपके पास हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री। हाँ, पर 2014 में होंगे कि नहीं तो बता नहीं। 2014 अभी 6 महीने दूर है, समय आने दीजिए।